सेक्टर फंड्स को लेकर हमारे दर्शक हमें बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। तो अब अगर सेक्टर फंड अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि ये फंड कोई भी निवेशक अपने पोर्टफोलियो में ना डाले सबसे पहले तो, और अगर आप डाल रहे हैं तो आप ये ध्यान दें कि आप इस सेक्टर को ट्रैक करते हो। मौजूदा समय में अगर आप ऐसे निवेशक हैं जिनको कोई सेक्टर फंड अपने पोर्टफोलियो में डालना है, तो वो कौन कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं? पीयूष चंदा, हेड म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स IIFL सिक्योरिटीज़, मेरे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और बाज़ार की चाल तो हम देख ही रहे हैं और डे टू डे चाल की हम चर्चा नहीं करते हैं बाज़ार की इस शो पर, लेकिन ओवरऑल बाज़ार का मोमेंटम अगर मुझे समझना हो आपकी नज़र से इस चर्चा की शुरुआत में, बताएं क्या लगता है? थैंक यू कविता। बाजार बहुत अच्छा लग रहा है। इंडिया ग्रोथ स्टोरी हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं, अब वो एक्चुअली अनप्ले हो रही है। बहुत ही अच्छा समय है निवेशक के लिए और फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए। अगर हम अगले 10 सालों में ग्रोथ स्टोरी देखें तो हमारी इकोनॉमी क्योंकि एक्सपैंड हो रही है, तो ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है निवेशक के लिए अच्छा पैसा बनाने का अपने पोर्टफोलियो में। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है। आप अपना निवेश जो अगर आपने नहीं भी किया तो आप शुरू करने के लिए ये अच्छा समय है। कि लोग कहेंगे कि मार्केट काफी ऊपर है, क्या अभी निवेश करना चाहिए? बट मैं इसके लिए यही कहना चाहूंगा कि एक पेड़ लगाने का समय, अच्छा समय 10 साल पहले था, और अगर आपको पेड़ फिर से लगाना है तो आज से अच्छा कोई समय नहीं। पीयूष, दर्शकों को ये समझाना होगा कि सेक्टोरल निवेश अपने पोर्टफोलियो में अगर वो करना चाहते हैं, और वो भी अगर वो किसी म्यूचुअल फंड के जरिए करना चाहते हैं, तो किस तरह से इसको समझें और किस तरह से अपने पोर्टफोलियो में जगह दें। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा एक बैकग्राउंडर सेक्टोरल फंड्स को लेकर दर्शकों को दे दें। क्या होते हैं सेक्टोरल फंड्स? कौन इनमें निवेश कर सकते हैं? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कौन कौन से सेक्टर्स होंगे? ये चर्चा में बाद में आते हैं, लेकिन पहले सेक्टर फंड किसे कहते हैं, क्या होता है? तो सेक्टर फंड, जैसे कि नाम ही दर्शाता है, सेक्टर फंड एक स्पेसिफिक सेक्टर या इंडस्ट्री में निवेश करते हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी एक सेक्टर हो गया, या कमोडिटी एक सेक्टर हो गया, बैंक एक सेक्टर हो सकता है। इस जो भी फंड इन सेक्टरों में निवेश करेगा उसको हम सेक्टर फंड कहते हैं। और ये एक बहुत ही थिन लाइन है थीमेटिक फंड्स और सेक्टर फंड्स में। थीमेटिक फंड्स वो होते हैं जो किसी थीम में इन्वेस्ट करें। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाहूँ, बैंक या बैंकिंग एक सेक्टर है, बट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक थीम है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो हॉस्पिटल्स या फार्मा एक सेक्टर हो सकता है, बट हेल्थ केयर एक थीम है। तो दो तरीके के फंड होते हैं। एक सेक्टोरियल फंड होता है जो केवल एक सेक्टर में स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करता है, और एक थीमेटिक फंड होता है जो पूरी थीम में इन्वेस्ट करता है। तो ये दोनों काफी मिलते जुलते हैं, बट इनमें अंतर है इनमें दोनों, और इनमें अंतर समझने की बहुत जरूरत है निवेशक के अनुसार। और आपको किसी भी सेक्टर फंड या थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपका रिस्क एनालाइज कर सकता है, आपका टाइम होराइजन उसको पता है, और आप किस तरीके के निवेशक हैं, आप अपने पोर्टफोलियो में कितना रिस्क ले सकते हैं, ये आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के अलावा कोई और नहीं बता सकता कि आपको किस तरीके से निवेश करना चाहिए। चलिए, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है ये बात समझना कि आप अपने पोर्टफोलियो में सेक्टर एक्सपोजर चाहते हैं, तो वो किस तरह से चाहते हैं और कितना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो पीयूष, अगर आप एक नए निवेशक हैं तो सेक्टर फंड से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपको ये सेक्टर ट्रैक करना होगा, आपको बाज़ार की जानकारी चाहिए होगी। अगर आप एक ऐसे शख्स हैं जो कि शेयर बाज़ार को अब बस समझना ही शुरू किया है, तो इस तरह के फंड से आपको दूर रहने की सलाह है। लेकिन सवाल ये है कि कब एक सेक्टर फंड को पोर्टफोलियो में शामिल किया जाए, किस तरह का पोर्टफोलियो, जो एक कोर पोर्टफोलियो हम कहते हैं, वो तैयार हो, और उसके बाद आप सेक्टर फंड को अपने पोर्टफोलियो में डालें, क्योंकि आपको डाइवर्सिफाई करना होगा। बताएं, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाएं। तो जैसे आपने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि अगर आप नए निवेशक हैं तो आपको सेक्टर फंड से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। दूर होने का अभिप्राय ये है कि क्योंकि इन फंड में काफी ज्यादा रिस्क होता है, और इसमें क्योंकि अगर आपकी कैलकुलेशन या बाजार की चाल थोड़ी बदल जाए तो इसमें काफी नुकसान होने की संभावना है, और नुकसान होने की संभावना
अमूमन ज्यादा है एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से। जो निवेशक पहली बार या पहले जो अपना पोर्टफोलियो अभी बनाना शुरू किया है जिन्होंने, अगर वो इन इन फंड्स को देखें तो ये ठीक नहीं हो। इसीलिए मैंने हर बार यही सलाह दी है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके लिए जरूर संपर्क करें, या अगर आप खुद निवेश करते हैं तो आप किसी भी सेक्टर फंड में निवेश करने से पहले उस सेक्टर की अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर लें, समझ लें कि उस सेक्टर में क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है, उसके बाद ही इनमें निवेश करें। और किसी भी नए निवेशक के लिए सेक्टर फंड में अमूमन निवेश करना ठीक नहीं है। जहां तक पोर्टफोलियो की बात है, तो अगर आपका पोर्टफोलियो इक्विटी में काफी अच्छा है और आप कई सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं अब थोड़ा रिस्क लेकर के अपने पोर्टफोलियो में और रिटर्न जोड़ सकता हूँ, तब आप सेक्टर फंड को देख सकते हैं। अमूमन जो सेक्टर्स कई सारे सेक्टर फंड्स म्यूचुअल फंड के माध्यम से अवेलेबल है निवेशक के लिए इन्वेस्ट करने के, तो उनमें से जिस प्रकार से आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बताए या जिस तरीके की आपकी रिसर्च हो और आपको ऐसा लगता हो कि आने वाले समय में इस सेक्टर काफी अच्छा करेगा, उन सेक्टरों में आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का मैं कहूंगा कि 10 to 15% या 10 से 15% के आसपास का एलोकेशन देख सकते हैं। और ये 10-15% केवल एक सेक्टर में नहीं, मैं ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे सेक्टर एलोकेशन करना है, तो आप 10-15% अमूमन अपने पोर्टफोलियो में एलोकेशन कर सकते हैं। समझना पीयूष जटिल होगा कि आपके पूरे पोर्टफोलियो में सेक्टर का एलोकेशन कितना है। मान लीजिए आपके पास पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया, तो विद इन मार्केट कैप्स भी कहाँ पे कितने सेक्टर्स में कैसा एक्सपोजर है, क्या ये सब हमें देखना होगा एक सेक्टर फंड को स्पेसिफिकली पोर्टफोलियो में डालने के लिए? क्योंकि अगर हम लार्ज कैप की बात करें तो यहाँ पर दिग्गज आईटी कंपनी से लेके बैंक से लेके तमाम तरह की कंपनियाँ तो होंगी ही फंड्स के पोर्टफोलियो में। तो कैसे सुनिश्चित करें कि जिस सेक्टर फंड को पोर्टफोलियो में लेना चाहते हैं उसका एक्सपोजर ऑलरेडी कम हो पोर्टफोलियो में, ताकि ओवर डिवर्सिफिकेशन का कोई केस ना बन जाए? ऑब्वियसली अगर आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में, खास करके लार्ज कैप या मिड कैप फंड में निवेश किया है, क्योंकि वो इतने डाइवर्सिफाइड होते हैं कि सेक्टर ओवरलैप होना स्वाभाविक सी चीज है, तो आपको ये देखना होगा कि आपका जो अभी इन्वेस्टमेंट है जिन म्यूचुअल फंड्स में, उनमें आपका सेक्टर एलोकेशन किस तरीके का है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक ऐसा सेक्टर है जो काफी वेल डाइवर्सिफाइड और काफी सारे इंडेक्सेस में मौजूद है। चाहे आप निफ्टी 50 की बात करें या निफ्टी टॉप 100 की बात करें, उनमें ऑलरेडी ये मौजूद है। इसी प्रकार से अगर आप आईटी देखें, आईटी भी जो आईटी हैवी कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं आईटी की, वो भी निफ्टी में या निफ्टी 100 में मौजूद है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका करंट निवेश किन फंड्स में या किन सेक्टर्स में है, उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको किन सेक्टरों में निवेश करना चाहिए। नहीं तो दो चीजें होंगी, या आप कोशिश करेंगे डाइवर्सिफिकेशन करने की सेक्टर फंड चुन के, पर आप एक्चुअली ओवरवेट हो जाएंगे किसी एक सेक्टर को लेके अगर आप उन्हीं कॉमन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें। अच्छा पीयूष, अब इस बात पे आते हैं जहां पर हमें दर्शकों को ये समझाना होगा कि फ़िलहाल वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो कि आकर्षक है। अच्छा, जब भी हम सेक्टर फंड्स की इस वक्त क्योंकि बात कर रहे हैं, तो ध्यान में ये आपको रखना होगा कि ये लंबी अवधि का एक निवेश, और लंबी अवधि मतलब हम कम से कम 5 साल से ज़्यादा की अवधि के बारे में बात कर रहे हैं। और बेहतरीन रणनीति ये होती है कि आप किसी भी निवेश को एक लक्ष्य के साथ बांध लें। इसीलिए अगर आपके पास एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो है जहाँ पर आप एक सेक्टर फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं, पीयूष शायद इस बात को बेहतर समझाएंगे, तो उसे अपने फाइनेंशियल गोल के साथ आपको अलाइन कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अब पीयूष मान लेते हैं कोई निवेशक तैयार है, उस समय पर आ गया है कि अपने पोर्टफोलियो में उनको एक सेक्टर फंड डालना है। मौजूदा स्थिति में ये बताइए ऐसे कौन कौन से सेक्टर फंड्स हैं जो आपको लगता है कि काफ़ी बीटन डाउन है, इन सेक्टर्स में फ़िलहाल जो है निवेश करना सही होगा? वैसे टाइमिंग तो नहीं करनी चाहिए, सेक्टर अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहा है वो आपको ज़्यादा, अगर आप नहीं समझते हैं तो उसमें ना पड़े तो बेहतर होगा, लेकिन फिर भी मौजूदा समय में आपके मुताबिक आकर्षक सेक्टर्स। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जो सेक्टर फंड में इन्वेस्टमेंट है, जैसे आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा है कि सेक्टर फंड में जो इन्वेस्टमेंट है वो
एक काफी रिस्क के साथ आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपको पहले निवेशक को अपना रिस्क समझना होगा। दूसरी चीज, अगर आज के सिनेरियो में देखें तो ऑब्वियसली काफी सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो काफी चल चुके हैं। तो क्या सेक्टर फंड में निवेश करना एक समझदारी की चीज थी, या एक डाइवर्सिफाइड फंड में निवेश करें, जैसे कि प्रोफेशनल फंड मैनेजर वो चीजें मैनेज करता रहे। तो मैं समझता हूँ ये दोनों दोनों ही चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली हमारा इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड फंड में है, और हम अपने पोर्टफोलियो में, या एक निवेशक अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा किकर चाहता है रिटर्न्स का, इसीलिए वो सेक्टर फंड्स की तरफ देखता है। अगर आप एक्चुअली देखें इस समय काफी सारे सेक्टर्स, क्योंकि बाजार काफी ऊपर है, इसके काफी सारे सेक्टर चलते हैं। बट अगर आप पिछले 1 साल 2 से 3 साल का अगर आप पीछे ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, तो कुछ कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनमें काफी सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट के या निवेश के विकल्प मौजूद हैं, जो मुझे लगता है अगले 3 से 5 सालों में अच्छा करेंगे। पहला सेक्टर अगर मैं बोलूं तो आईटी का होगा। आईटी सेक्टर अगर आप देखें, पिछले 1 डेढ़ साल में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। इसका मेन कारण यूएस इकोनॉमी का अच्छी स्थिति में ना होना था। यूएस एक टाइम पे ऐसा लग रहा था रिसेशन में चला जाएगा, तो ऑब्वियसली जो एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स आईटी था वो काफी कम हुआ। दूसरी बात मैं कहूँगा कि अब इंटरेस्ट रेट साइकिल अब नीचे आ रही है, तो अब हमें ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, और कई सारी कंपनीज अपने आईटी में काफी इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं। तो आईटी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें मुझे लगता है कि अभी काफी जूस बाकी है, और इन्वेस्टर्स को 3 से 5 साल के होराइजन के लिए आईटी एज अ सेक्टर देखना चाहिए। दूसरा सेक्टर मैं कहूंगा जिसमें आप थोड़ा एक्सपोजर ले सकते हैं, वो है फार्मा। फार्मा पोस्ट कोविड बहुत अच्छा किया, फिर उसके बाद अब देखिए पिछले कुछ सालों में या पिछले 2 सालों में काफी लल फेज से गुजर रहा है। तो एक ये कमबैक स्टोरी है जो कि बहुत अच्छी दिख रही है आज की तारीख में। यूएस मार्केट में नो ड्रग्स की शॉर्टेज है, प्राइसिंग जो है वो भी वापस आ चुकी है, डोमेस्टिक कंजम्पशन फार्मा का काफी बढ़ गया है। तो ये एक ऐसा कमबैक स्टोरी हो सकता है अगले 3 से 4 सालों के बीच में, कि जो अच्छा निवेश का विकल्प दे सकता है हमारे इन्वेस्टर्स को, जिससे कि उनके पोर्टफोलियो में थोड़ा किकर ऑफ रिटर्न्स आ जाए। इसके अलावा केमिकल्स एक स्टोरी है जो बहुत ही अच्छी दिख रही है अब आज की तारीख में, जिसमें कि मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशलिटी केमिकल्स एज अ थीम काफी अच्छा करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसमें कुछ फंड्स हैं जो कि हेविली इन्वेस्टेड है, दो इसमें कोई ऐसा सेक्टोरियल फंड नहीं है कि आपको किसी एमसी का केमिकल फंड मिल जाएगा, बट कुछ कुछ ऐसे फंड हैं, जैसे एक मुझे याद आता है टाटा का टाटा रिसोर्सेज एनर्जी फंड करके है, जो स्पेशलिटी केमिकल्स में काफी निवेश है जिनका, या एसबीआई का एक कमोडिटी फंड है, एसबीआई कॉमा, जिसका स्पेशलिटी केमिकल्स में एक अच्छा पोर्टफोलियो एक्सपोजर है। तो ये सारे फंड्स देखे जा सकते हैं इस समय, और कुछ नई थीम्स भी हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी एक थीम है, आजकल काफी ज्यादा प्ले आउट हो गई है, पर इसके स्टॉक्स काफी ऊपर हैं। फिर भी ये एक ऐसी थीम है जो फ्यूचरिस्टिक थीम हो सकती है, जिसमें क्लाइंट जिसमें निवेशक थोड़ा एक्सपोजर ले सकता है विद द टाइम होराइजन ऑफ एटलीस्ट 5 ईयर। चलिए, आईटी, बैंकिंग, केमिकल, कुछ चुनिंदा सेक्टर्स आपने बताए जहां पर निवेशकों को 5 से 8 साल का नज़रिया अगर रखे तो अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेना चाहिए। लेकिन ठीक है, डालना तो हमें समझ में आ गया, लेकिन क्या एग्जिट की भी कोई रणनीति होनी चाहिए पीयूष? ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एग्जिट की रणनीति होना इन सेक्टर फंड्स में, क्योंकि ये साइक्लिकल फंड्स होते हैं। अभी अगर मुझे लगता है कि अभी ये सेक्टर नहीं चला है या फ्यूचर में अगले 3 से 5 साल में रिटर्न दे सकता है, तो मैंने इसीलिए इनमें निवेश किया है, क्योंकि मैं ओवरऑल पोर्टफोलियो पे थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न चाहता हूँ। इस अभिप्राय से मैं ये कहूंगा कि अगर आपको ऐसा लगे कि जब भी आप निवेश करते हैं तो आप अपना एक रिटर्न एक्सपेक्टेशन बांध लीजिए, कि अगर मुझे
लेट्स से 20% का रिटर्न या 40% का रिटर्न मिलता है ओवर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स या 3 इयर्स, तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। और जब आपका वो रिटर्न टारगेट अचीव होने लग जाए तो ऑब्वियसली आप धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो फायदा आपको होगा, जब भी मान लीजिए क्योंकि ये सेक्टर्स की भी एक साइकिल होती है, अगर अगर मान लीजिए टाइट टर्न हो जाती है, साइकिल रिवर्स हो जाती है, तब भी आप जो आपने प्रॉफिट कमाए हैं उस प्रॉफिट पे नो बने रहे या उसके आसपास। मेरे ख्याल से तमाम पेचीदगियाँ सेक्टोरल फंड्स को लेकर और जो निवेशकों को समझना ज़रूरी है। जाते जाते पीयूष, क्या आप फंड्स रेकमेंड भी कर पाएंगे, सेक्टोरल फंड्स अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने हो तो जाते जाते? बड़ी डिफिकल्ट सी चीज है, बट फिर भी क्योंकि मैंने कुछ सेक्टर्स के नाम लिए हैं, जैसे आईटी एक ऐसा सेक्टर है, इसमें एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फंड मुझे याद आता है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, या एक टाटा का डिजिटल फंड है। ये दोनों फंड काफी काफी अच्छे दिखते हैं इन निवेश करने के लिए। इसके अलावा भी कई सारे फंड हैं आईटी जो निवेश करते हैं। फार्मा की अगर मैं बात करूं, फार्मा एज अ थीम बहुत ब्रॉड है, तो कई सारे नए फंड या एग्जिस्टिंग फंड्स अवेलेबल है मार्केट में। एचडीएफसी का फंड है, एक जो चल रहा है अभी, फार्मा एंड हेल्थ केयर। उसके अलावा आईप्रू का एक फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हेल्थ केयर फंड। आदित्य बिरला का एक फंड है, फार्मा एंड हेल्थ केयर। तो कई सारे ऐसे फंड अवेलेबल है फार्मा स्पेस पे जो निवेश के लिए देखे जा सकते हैं। और जहां तक बात स्पेशलिटी केमिकल्स की रही, तो मैंने ऑलरेडी एक दो फंड के नाम लिए हुए, तो वो फंड देखे जा सकते हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी में एक दो फंड जो देखे जा सकते हैं, वो एक निपॉन इंडिया का पावर एंड इंफ्रा फंड है, जो कि काफी इन्वेस्ट करता है। टाटा का एक टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी फंड है, जो कि देखा जा सकता है। और इसी प्रकार से कुछ और फंड्स हैं। अगर आप निवेश करना चाहते हो तो ऑब्वियसली मैं यही कहूंगा, पहली चीज आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को संपर्क करें। सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी सेक्टोरियल फंड का रिस्क समझना, अपने रिस्क को समझे, उसके अनुसार निवेश करें। आप ब्लाइंडली किसी भी सेक्टर में, मतलब ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, किसी भी सेक्टर में आप निवेश ना करें, चाहे वो आईटी हो या फार्मा या एफएमसीजी या कोई और। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप हाइब्रिड या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड देखें, जो कि रिस्क में काफी कम है और आपको ठीक ठाक रिटर्न दे सकते हैं। सवाल जितने भी सेक्टर्स के आपने नाम दिए हैं, इनसे जुड़े फंड्स ऑन एन एवरेज 3 से 5 साल की अवधि में कितना रिटर्न दे पाए होंगे? नॉट दैट कि ये आपका डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया होना चाहिए किसी भी फंड को पोर्टफोलियो में डालने का, लेकिन बिकॉज ये सिक्लिकल होते हैं अपनी चाल में, तो एवरेज 3 से 5 साल का रिटर्न अगर आप कुछ आपके जहन में हो आप बता सके तो। नहीं, ये बड़ा ही मुश्किल होगा एक किसी भी फंड का 3 से 5 साल का रिटर्न प्रेडिक्शन बताना। बट अगर हम एक्चुअली हिस्टोरिकली देखेंगे तो ये जो फंड्स हैं, इन्होंने हिस्टोरिकली अच्छा रिटर्न दिया है। और सबसे मेन बात ये है फंड्स में इन्वेस्ट करने की, कि अगर मेरा कोई भी इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड मुझे अगर लेट्स से 11-12% का रिटर्न ऑन CAGR बेसिस दे रहा है, तो इनमें निवेश करके क्या मैं वो 14 या 15% का रिटर्न कमा सकता हूँ? ये इम्पोर्टेंट है। बट हैविंग सेड दैट, मैं रिफ्रेन करना चाहूंगा एक रिटर्न एक्सपेक्टेशन सेट करने के लिए क्लाइंट्स। बिल्कुल सही। चलिए, इसी के साथ पीयूष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से सेक्टर फंड्स पर आज बात की हमारे दर्शकों के साथ। और धन्यवाद आपका। और दर्शकों को भी यही कहना चाहेंगे कि अगर कोई भी सेक्टर फंड आपको भी अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना है, जिसको लेकर आप कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, तो अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है जहां पर हमें आपके सवालों का इंतज़ार रहता है। और इतना ही नहीं, हमारे शो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर अपने सवाल डालें। व्हाट्सएप नंबर है 9619873567 और यूट्यूब पर भी अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालिए, क्योंकि आपके सवालों को हम शो में शामिल करते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स लाइव आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। रुकती हूँ ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार दर्शकों को शो में शामिल करेंगे और कराएंगे उनकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग।